हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख चुके हैं कि क्या होता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का कोई एटम या तो इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करता है या तो न्यूक्लियोफाइल से। अगर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक हैलाइड्स के साथ करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम एरोमेटिक हैलाइड्स के साथ करते हैं। अब आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक SN1 और एक SN2। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2 से। लिखिए SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 रिएक्शन हमेशा एलिफेटिक हैलाइड्स के साथ होता है। कैसे हैलाइड्स? जनरली 1 डिग्री हैलाइड्स। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ SN2 रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन की प्रायोरिटी है SN2 रिएक्शन मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है 1 डिग्री हैलाइड के साथ। और जैसे जैसे ये 2 से 3 डिग्री की ओर जाता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने लगता है। कहने का मतलब SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 1 डिग्री हैलाइड के साथ, और जैसे जैसे ये 3 डिग्री हैलाइड्स की ओर जाता है इसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाता है। SN1 रिएक्शन क्या है, तो इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझिए। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में जो मेरा सबस्ट्रेट है वो एक 1 डिग्री हैलाइड है। सबस्ट्रेट कैसा है? तो 1 डिग्री हैलाइड। देखिए ये हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका सोर्स कार्बन ये होगा, और सोर्स कार्बन अकेला है तो ये कैसा हैलाइड होगा? 1 डिग्री हैलाइड। सबस्ट्रेट मेरा कैसा है? 1 डिग्री हैलाइड। और मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है? NOH। अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? कोई एसिड, बेस या सॉल्ट। और जो मेरा मीडियम है वो हीट है, ठीक है ना। अगर अब कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे हमेशा SN2 रिएक्शन होगा। कैसे होगा? तो आपको इसका मैकेनिज्म अभी बताते हैं हम। सबसे पहले SN2 रिएक्शन होता कहाँ है? अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। SN2 रिएक्शन हम हमेशा 1 डिग्री हैलाइड के साथ करते हैं। कैसे हैलाइड्स? एलिफेटिक हैलाइड्स। SN2 रिएक्शन हमको कहाँ करना है? जब कभी भी हमको 1 डिग्री हैलाइड्स मिलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। लिखिए इस रिएक्शन को ऐसे लिखिए, और लिखिए SN2 रिएक्शन generally occurs with 1 degree aliphatic halide। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए इतनी बातों को। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नहीं हुआ है तो जल्दी करो। एक लाइन लिखने में इतना टाइम लग रहा है। SN1 रिएक्शन हम जनरली किसके साथ करते हैं? 1 डिग्री हैलाइड के साथ। तो अभी पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आइए अब मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे होता क्या है, इधर से देखिए। जैसे मेरा जो सबस्ट्रेट कभी भी जब 1 डिग्री हैलाइड होता है, सबस्ट्रेट कोई 1 डिग्री हैलाइड है
और वो किसी अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जैसे इस केस में ये NOH के साथ रिएक्शन कर रहा है हीट के प्रेजेंस में, कोई जानना चाहता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आता है? अटैकिंग रिएजेंट। स्टेप 1 में कौन आएगा? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। स्टेप 1 में कभी भी किसी भी रिएक्शन में कौन आता है? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। इस मीडियम के प्रेजेंस में ये अटैकिंग रिएजेंट कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। कभी भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टेप 1 में अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। इस हीट के प्रेजेंस में NOH टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आता है। स्टेप 2 में हमेशा कौन आएगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मेरा कौन है? CH3 और Cl। एलिफेटिक हैलाइड पे हमेशा हमला कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। कभी भी सबस्ट्रेट पे एक बार में कोई एक ही हमला करेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में से हमला करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो होता क्या है? यहां पे एक इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट हमेशा सबसे पहले फॉरवर्ड अटैक करता है। सबस्ट्रेट कौन होता है? जो अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है और अटैकिंग रिएजेंट उस पे आकर अटैक करता है। तो यहां पे जो हमारा सबस्ट्रेट है, आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में भी समझाया है कि सबस्ट्रेट के पास कौन है? हैलोजन। और हैलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। सबस्ट्रेट के पास क्या है? हैलोजन। और हैलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट भी मेरा निगेटिवली चार्ज्ड है, तो जब ये फॉरवर्ड अटैक करता है, ठीक है ना, तो रिपल्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन झेलना पड़ता है। सेम जाति में क्या होता है? रिपल्सन। मेरा न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिवली चार्ज्ड है और हैलोजन भी कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आगे से हमला करता है तो इसको फॉरवर्ड अटैक कहते हैं। इस केस में SN2 रिएक्शन में फॉरवर्ड अटैक फिजिबल नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर भी निगेटिव चार्ज और इधर भी निगेटिव चार्ज, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, वो अटैक करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस तरह से इसको बैकवर्ड अटैक कहते हैं, ये पीछे से हमला करेगा। कभी भी अटैकिंग रिएजेंट सबसे पहले सामने से हमला करता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो वो आगे से ना हमला कर कर पीछे से करता है। पहला हमला हमेशा फॉरवर्ड होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट को कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो वो पीछे से हमला करेगा। अगर ये बैकवर्ड अटैक का सिंबल है, ये हो रहा है बैकवर्ड अटैक। ठीक है ना, जब ये बैकवर्ड अटैक करेगा तो यहां पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? जैसे हमारे बचपन और बुढ़ापे के बीच में जवानी है, एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। उसी तरह जब कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक फेज आता है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे जब ये OH सामने से हमला करने गया तो यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का सामना करना पड़ा। ये पीछे से हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि पीछे में कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और हमारा अटैकिंग रिएजेंट कैसा है? इलेक्ट्रो निगेटिव। तो हमेशा कोई भी हमला, हमेशा कोई भी किस पे करता है? कमजोर पे। जब इधर से हमला करने गया तो कौन था? लोन पेयर, निगेटिवली चार्ज्ड। और पीछे से हमला करने गया तो कौन था? हाइड्रोजन। तो हमेशा कोई भी अटैक करने के पहले है ना, मन बनाता है, वो अपने आप को है ना इवेलुएट करता है कि हमला किस पे करना है। सेल्फ एनालिसिस कोई भी करता है। हम हमेशा हमला किस पे करना पसंद करेंगे? कमजोर पे। तो आगे से हमला में एक मजबूत आदमी था और पीछे हमला करने में एक कमजोर आदमी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। जैसे कार्बन है,
4 लोगों का एक मेंबर है, फैमिली है, कार्बन 4 लोगों से पहले ही घिरा हुआ है, एक मेंबर है, और 5वां OH को इस पे अटैक करना है, ठीक है ना। यानी OH को भी उसी कार्बन के साथ आकर जुड़ना है। जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और 4 का सीट है, 4 लोग पहले ही से बैठा हुआ है, और 5वां अगर कोई आता है तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेगा, उसको भी उसी सीट पे बैठना है। तो पहला ट्राई देखेगा कि अगर कोई आगे सीट पे मजबूत आदमी है तो उससे पंगा नहीं लेगा, जो कमजोर है उसको कहेगा थोड़ा भैया हम भी बैठ जाएं, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। या ऑटो में हम गए बैठने, पहले से 3 लोग बैठा हुआ है तो ड्राइवर क्या कहता है, भैया थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, एक और पैसेंजर आ जाता है तो थोड़ा इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। इस एडजस्टमेंट में होता क्या है, जैसे 3 लोग ऑटो में पहले से बैठा हुआ है और चौथा कोई आया, ड्राइवर बोल तो दिया कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए। उस केस में क्या होता है, जो पहले से बैठा हुआ था और जो नया पैसेंजर आया, पहले तो आराम से आगे बैठेगा, धीरे धीरे वो अंदर घुसना शुरू करता है ना। और जो पहले से बैठा हुआ था वो धीरे धीरे आगे आना शुरू करता है, मतलब सब आगे पीछे होना शुरू करता है। कुछ इस तरह से जैसे कार्बन पहले ही से 4 लोगों से घिरा हुआ था, और जब OH को आना है तो क्या होगा, इधर देखिए, कार्बन पहले ही से 4 लोगों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। अब वो सिकुड़ना चालू करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इस तरह से सिकुड़ कर ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे, और ये जो OH था वो धीरे धीरे एक ब्रोकन बॉन्ड के सहायता से घुसना चालू करेगा और धीरे धीरे Cl बाहर होना शुरू करेगा। कार्बन पहले ही से क्या था, 4 लोगों से घिरा हुआ था, और जब OH को आना है ना तो ये 2 हाइड्रोजन क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे OH को आने के लिए जगह देता है। OH जो आएगा एक निगेटिव चार्ज लेके आएगा, एनर्जी लेकर, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, कार्बन को, और कार्बन किसको पुश कर देगा, क्लोरीन को। ये अपना सारा एनर्जी किसको दे देगा, कार्बन को, और कार्बन अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, क्लोरीन को, ठीक है ना। ये अपना सारा एनर्जी किसको दिया, इसको, बात समझ में आया। और ये अपना सारा एनर्जी फाइनली किसको दे देगा, इसको। जैसे हो क्या रहा है कि कार्बन पहले 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था और एक क्लोरीन से। क्लोरीन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, और जो आ रहा है वो भी निगेटिवली चार्ज है। तो प्रकृति का नियम क्या है कि अगर एक निगेटिव वाला आ रहा है तो एक निगेटिव वाले को जाना होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा चार्ज को बैलेंस कर कर होता है। जैसे हम ट्रेन में 4 लोग पहले से बैठा था, एक और आदमी आया तो बाकी पैसेंजर क्या किया, खुद को एडजस्ट किया। अब डॉटेड लाइन का मतलब है OH धीरे धीरे कहां घुस रहा है, कार्बन के तरफ, और Cl धीरे धीरे बाहर जा रहा है। मतलब OH अपना जगह बना रहा है और धीरे धीरे निकलना किसको पड़ रहा है, क्लोरीन को, क्योंकि एक माइनस वाला आ रहा है तो एक माइनस वाला को जाना होगा। OH बहुत सारा एनर्जी लेके आया और पुश किया किसको, कार्बन को। कार्बन अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। आपको लास्ट क्लास में भी होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है। तो इस तरह से OH जब पूरा एनर्जी से किसको पुश किया, कार्बन, और कार्बन पूरा पुश कर दिया क्लोरीन को। कुछ समय बाद क्या होगा, अगले फेज में क्या होगा, OH पूरी तरह से अंदर बैठ चुका होगा और क्लोरीन को बाहर निकलना होगा, कुछ इस तरह से। कुछ समय के बाद क्या होगा, इस फेज को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो फेज है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि फिर से सारे तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में ऐसे फैल फैल के बैठ जाएगा। OH यहां आ गया और Cl को बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक माइनस वाला आया था और एक माइनस निकल रहा है। ये अपना सारा एनर्जी किसको दे दिया, इसको, तो जो देगा प्लस और जो लेगा माइनस, समझे। फाइनली क्लोरीन को निगेटिवली चार्ज्ड होकर बाहर निकलना पड़ेगा, और क्लोरीन के जगह कौन आ चुका है, कार्बन फिर से 3 हाइड्रोजन और एक निगेटिव वाले से जुड़ गया, पर इस बार निगेटिव वाला कौन है, OH। कहने का मतलब क्लोरीन को रिप्लेस कर कर कौन आ गया, OH। इसलिए एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
सब्स्टिट्यूशन कौन किया है? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बच्चा एक पीछे मोबाइल चला रहा है, आप पूरी तरह से क्लास में कंसंट्रेट कीजिए। इधर देखो, अभी क्लास को ना डिस्टर्ब मत होने दो। हो क्या रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है क्लोरीन को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास बस एक ही बचा हुआ है, इस रिएक्शन में मेरा एक कंपोनेंट अभी भी बचा हुआ है, OH तो आ गया, Na+ बचा हुआ है। अब स्टेप 3 में क्या होगा? अब स्टेप 3 में क्या होगा? इधर देखिए, Na+ बचा हुआ था और ये जो Cl- है ये क्या बना लेगा? NaCl, ठीक है ना। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि हमला जो करता है ना उसी पे रिएक्शन का नाम पड़ता है। रिएक्शन में हमला कौन किया है? रिएक्टेंट पे हमला कौन किया है? न्यूक्लियोफाइल। Cl को हटाकर कौन आया है? OH। इस तरह ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ये SN2 रिएक्शन क्यों है। उम्मीद है सबको यहां तक समझ में आया होगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? सबस्ट्रेट जनरली 1 डिग्री हैलाइड होता है और इस पे न्यूक्लियोफाइल हमला करता है। सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड अटैक करता है, जिसमें उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये भी निगेटिवली चार्ज और सामने हैलोजन है वो भी निगेटिवली चार्ज, इसलिए हमला ये आगे से न कर पीछे से करता है, बैकवर्ड अटैक, क्योंकि पीछे में कौन है? हाइड्रोजन। तो ये जब हमला करता है ना तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनाता है। ये जो हाइड्रोजन है इस तरह से सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे OH इंटर करता है और Cl बाहर की ओर निकलना शुरू करता है। कुछ समय बाद ऐसा नहीं होता है कि आया मार के भगा दिया, OH धीरे धीरे इंटर किया और Cl बाहर निकला, क्योंकि चार्ज को भी बैलेंस रखना है। एक अगर निगेटिव वाला आ रहा है तो एक निगेटिव वाले को जाना होगा। अब इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो कुछ बातें जो इस रिएक्शन को अलग बनाता है वो अब आपको समझाते हैं। आप सभी कोई ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। सबसे पहला, SN2 रिएक्शन बहुत इजीली परफॉर्म करता है 1 डिग्री हैलाइड के साथ, ठीक है ना। मेरा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड की वजह क्या है कि इस साइड में आगे तो हमला नहीं कर सकता है क्योंकि क्लोरीन है। अगर पीछे भी बहुत बल्कि ग्रुप होगा तो OH को आने में दिक्कत होगा, है ना। जैसे ये 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो पीछे में कार्बन चेन बड़ा हो जाएगा, तो फिर OH को आने में दिक्कत होगा, अटैकिंग रिएजेंट को आने में दिक्कत होगा। 1 डिग्री के केस में क्या है? पीछे में कार्बन से सब कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को एडजस्ट करना इजी है, लेकिन अगर यही बल्कि ग्रुप रहता तो अटैक कराना हमारा मुश्किल हो जाता। तो SN2 रिएक्शन हमेशा 1 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो इसमें एक ही स्टेप है जो फिजिबल होता है, बाकी से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। उनको सूडो रिएक्शंस बोलते हैं या सूडो स्टेप्स बोलते हैं। अगर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीरे गति से हो रहा होगा, वही हमारा काम का है, बाकी से हमको लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री के सभी नियम जो है ना स्लोएस्ट स्टेप के लिए ही वैलिड होता है। जैसे ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, इसमें पहले स्टेप में हीट के प्रेजेंस में NOH टूट रहा है, तो हमारे ऊपर है हीट का कोई यहाँ पे कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है, हम जितना ज्यादा हीट दे देंगे उतना जल्दी ये टूट जाएगा। लेकिन स्टेप 2 में क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले आगे से अटैक करने की सोचेगा, कोशिश भी करेगा, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया। फिर वो पीछे से अटैक करेगा, अटैक जब करेगा तो उसको समय लगेगा। OH धीरे धीरे इंटर कर रहा है और Cl धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि स्टेप 2 में बहुत ज्यादा समय बीत चुका होगा। जो स्टेप 3 है, 2 आयंस आपस में जुड़ रहा है, तो 2 आयंस तो प्लस माइनस के अट्रैक्शन से जुड़ता है, तो कोई भी आयोनिक रिएक्शन है ना बहुत फास्ट होता है, ये सबसे फास्ट होगा।
ये सबसे फास्ट होगा, या फास्टेस्ट बोलेंगे, ये सबसे फास्टेस्ट स्टेप होगा, क्योंकि आयंस आपस में जुड़ना, वो प्लस माइनस वो खुद फटाक से जुड़ जाएगा। ये स्टेप हीट पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी हीट दे देंगे, जितना ज्यादा देंगे, उतना जल्दी ये हो जाएगा। तो ये भी एक फास्ट स्टेप है, लेकिन स्टेप 2 में बहुत समय लगा होगा। न्यूक्लियोफाइल पहले आगे से अटैक किया होगा, पीछे से अटैक किया होगा, फिर एडजस्टमेंट हुआ होगा, फिर फाइनली OH इंटर किया होगा और Cl को छोड़ना पड़ा होगा अपनी जगह को, तो इसमें टाइम लगा है। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन होगा? ये। फिर से आपको बताएं, केमिस्ट्री कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, या यूं कहें तो केमिस्ट्री के जो नियम है ना, इसी स्टेप के लिए काम आता है। इसको ट्रू स्टेप कहते हैं, बाकी स्टेप को सूडो स्टेप्स कहते हैं। बाकी रिएक्शन या बाकी स्टेप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो स्टेप टू हमारा इस केस में है वो स्लोएस्ट स्टेप है। केमिस्ट्री के सारे नियम इसी के लिए काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। इसलिए चूंकि ये इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। इसलिए SN2 रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब फिर से हमारे स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। अगर 1 करता तो इसका ऑर्डर 1 होता, अगर 3 करता तो ऑर्डर 3 होता। क्योंकि अभी 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। क्योंकि हमला कौन किया? न्यूक्लियोफाइल। हैलोजन को हटाकर न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। सही है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो तो सबसे पहले हम सबसे स्लोएस्ट स्टेप को खोजते हैं। जनरली स्लोएस्ट स्टेप वो होता है जिसमें आयन सबसे कम बनता है। हमारे स्टेप 1 में 2 आयंस बन रहा है, स्टेप 2 में 2 आयंस जुड़ रहा है, और इस स्टेप में एक आयंस हमला किया था और फाइनली एक आयंस बाहर निकला है। तो सबसे कम आयंस किस में है? स्टेप 2 में, इसलिए सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। या तो आप ऐसे पहचानिए या तो मैकेनिज्म को देखिए, इसमें टाइम लगा है सबसे ज्यादा। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे ना वही उसका ऑर्डर होगा। तो स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जल्दी से लिखते हैं, लिखिए। 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड goes under SN2 reaction in case of 1 degree halide, SN2 reaction performs very fast। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं होगा। तो रेट ऑफ SN, या ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा ये किसके साथ होता है? 1 डिग्री हैलाइड के साथ। सबसे तेज गति से ये किसके साथ होता है? 1 डिग्री हैलाइड के साथ, फिर 2 डिग्री हैलाइड के साथ
और सबसे कम किसके साथ होना पसंद करता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है? 3 डिग्री हैलाइड के साथ। ठीक है, अब चूंकि स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। इन स्लोएस्ट स्टेप 2 molecules of reactant are participating. Therefore, it must be second order reaction. केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखेंगे, R इक्वल टू के, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कौन थे? CH, H, H और Cl, और दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। हम देखें कि इसका भी मॉलिक्यूल्स एक पार्टिसिपेट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल्स किसका पार्टिसिपेट कर रहा है? OH का। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर इक्वल टू होता है किसी भी रेट इक्वेशन में जो ये पावर है उसका सम। ऑर्डर हमारा 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसलिए 1 डिग्री हैलाइड को हमेशा हम लोग किस नाम से जानते हैं? SN2 रिएक्शन के नाम से, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड जो है, देखिए 1 डिग्री हैलाइड है और ये ऑर्डर कितना रख रहा है? 2। आप यहां तक लिखिए। अब उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री हैलाइड हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के स्लोएस्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है ना। रेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? के, पहला मॉलिक्यूल्स मेरा कौन था? सबस्ट्रेट, और SN2 रिएक्शन में पहला मॉलिक्यूल्स हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है? सबस्ट्रेट, और दूसरा मॉलिक्यूल्स कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। क्योंकि हमला न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। इस तरह SN2 रिएक्शन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। सही है, उम्मीद है सबको SN2 रिएक्शन समझ में आया होगा। अब लास्ट इसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब भी SN2 रिएक्शन होता है तो यहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप जल्दी से इसको लिखिए। अब हम लोग फाइनली उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो SN2 रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। SN2 रिएक्शन अपने 2 वजहों से सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, इसमें बैकवर्ड अटैक होता है। आप हमेशा याद रखिए, जब कभी भी कहीं भी सबस्ट्रेट पे बैकवर्ड अटैक होता है ना, तो वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन के दरमियान सबस्ट्रेट अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर चुका होगा। जैसे रिएक्शन के पहले कोई इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन के बाद उसका डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, रिएक्शन के पहले अगर कोई इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन के बाद वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अच्छा ना, रिएक्शन के पहले अगर कोई इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन के बाद उसकी डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगी। जस्ट वो समझिए कि 180 से है ना रोटेट कर जाएगा। जो SN2 रिएक्शन करेगा वो अपना स्पेस अरेंजमेंट जरूर चेंज करेगा। अब इसका क्या मतलब है, इधर देखिए। SN2 रिएक्शन मतलब स्पेस अरेंजमेंट का चेंज होना। आप देखिए, गौर से देखेंगे तो अभी हमारे इस डिस्कशन में हो क्या रहा है। रिएक्शन के पहले देखो Cl कहां था? यहां पे, इधर। सबको मेरे साथ गौर से देखो,
रिएक्शन के पहले Cl कहां पे था, यहां पे, है ना, और H कहां पे था, ये यहां पे। रिएक्शन के बाद देखो CHH ये तीनों अपनी जगह पे है ना, ये H यहां आ चुका है, ये H यहां आ चुका है, इधर देख पलट गया है, H इस डायरेक्शन में था, अब H कहां आ चुका है, इस डायरेक्शन में। Cl पहले यहां था, Cl को रिप्लेस कर कर कौन आया है, OH, पर OH किस दिशा में आया है, इस दिशा में। कहने का मतलब Cl गया है इस दिशा से और OH आया है किस दिशा से, इस दिशा से। अरे यार गड़बड़ हो गया, रिएक्शन के पहले क्लोरीन का पोजीशन इधर था, इसी को रिप्लेस कर कर कौन आया है, OH, पर OH जब आया है तो Cl के जगह नहीं आया है, उसके जस्ट अपोजिट आया है। यानी हुआ क्या होगा, रिएक्शन के दरमियान जब ये OH आया होगा ना, तो ये एक जोरदार धक्का मारा होगा हाइड्रोजन को, और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एटम है ना अपना पोजीशन बदल चुका है, ये इधर जा चुका है और इस Cl के जगह कौन आया है, OH। आपको ध्यान रखना है कि जब भी SN2 रिएक्शन होगा तो हैलोजन जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, उसके अपोजिट दिशा में आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। याद रहेगा, इस घटना को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। जब भी SN2 प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे क्या होता है, इन्वर्जन, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कहने का मतलब जब कभी भी कोई स्पेस अरेंजमेंट रिएक्शन के दरमियान अगर रिएक्टेंट अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। और SN2 मैकेनिज्म में हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1 रिएक्शन। जो आज पढ़ रहे हैं अगले क्लास में जस्ट सब उल्टा होगा, किस में, SN1 रिएक्शन में। SN2 में बैकवर्ड अटैक होता है तो SN1 में फॉरवर्ड अटैक होगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए फिर से। अब जितना भी मैकेनिज्म किए ना, इसका अभी जो हम मैकेनिज्म किए उसको इस नजर से भी देख सकते हैं। हो क्या रहा है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा था और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था, इस पे NOH अटैक करता है हीट के प्रेजेंस में। आपसे पूछा कि कोई जो ये प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, तो अब आपको पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से देखना है। सबसे पहले इस मीडियम के प्रेजेंस में ये अटैकिंग रिएजेंट टूटता होगा इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में। ये न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा, ठीक है ना, सबसे पहले फॉरवर्ड अटैक करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये हमला कहां से करेगा, ऐसे। आपको ये दिखाना है, ये फॉरवर्ड अटैक है और ये बैकवर्ड अटैक है, ठीक है, बस ऐसे इंडिकेट करना है, आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको करना है क्या, इस Cl को किससे रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफाइल से। बस ध्यान रखना है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, जो वर्टिकल लाइन पे होगा सब अपनी जगह पे होगा, जहां पे हैलोजन होगा ना वो हैलोजन इस डायरेक्शन में है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा, उसके जस्ट अपोजिट में। तो इस Cl को कौन रिप्लेस करेगा, OH, और ये H जो इस डायरेक्शन में है आपको इस डायरेक्शन में कर देना है, ठीक है। यहां से ये Cl माइनस बनकर निकलेगा कार्बन पे प्लस, एक माइनस ये है और ये Na प्लस मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। कहने का मतलब हैलोजन इस डायरेक्शन से गया है और न्यूक्लियोफाइल को आपको जस्ट अपोजिट दिशा से लाना है। इस घटना को बार बार बता रहे हैं, इस घटना को क्या कहेंगे, इन्वर्जन, और जो प्रोडक्ट बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कोई आपसे पूछा यहां कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो SN2 रिएक्शन हुआ है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, रेट ऑफ SN2 will be negligible in
आपको बताना है इसमें SN2 रिएक्शन सबसे नेग्लिजिबल रेट से किसमें हो रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन सबसे स्लो स्टेप, सबसे स्लो गति से किसमें हो रहा होगा, रेट किसमें नेग्लिजिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मेरा हैलाइड है, ये जो हैलाइड है ये कैसा है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हैलाइड है। ये हैलाइड कैसा है, 2 डिग्री। ये वाला हैलाइड कैसा है, ये सोर्स कार्बन है, सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 डिग्री हैलाइड है। और ये हैलाइड मेरा कैसा है, 2 डिग्री। तो अभी पढ़े हैं कि SN2 रिएक्शन सबसे स्लो स्टेप से कहां होता है, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहां रहता है, 3 डिग्री हैलाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसका आंसर कीजिए। बहुत आसान है। जैसे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सबस्ट्रेट है मेरा, कोई पूछा कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सबस्ट्रेट क्या है, एक एलिफेटिक हैलाइड है। सबस्ट्रेट क्या है, एलिफेटिक हैलाइड। अटैकिंग रिएजेंट कौन है, सोडियम आयोडाइड, और मीडियम कौन है, एसीटोन। तो एसीटोन के प्रेजेंस में सबसे पहले प्लस माइनस में टूटा होगा, है ना। और हमको क्या बनाना है, SN2 प्रोडक्ट। SN2 प्रोडक्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करता है, हैलाइड को। मेरा हैलाइड इसमें कौन है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन को कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन। पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि हैलोजन जिधर से जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। तो इसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, CH3। देखिए आयोडीन इधर आ जाएगा, और यहां का H किधर चला जाएगा, इधर। बाकी सब अपने जगह पे रहेगा। ठीक है ना, सभी अपने जगह पे है, बाकी सभी एटम अपने जगह पे है। केवल हैलोजन के जगह कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। H इधर आ गया होगा, और Br इस साइड आया होगा, और Br के जगह कौन आ गया, आयोडीन। सारा रिप्लेसमेंट कहां पे हुआ है, देखो ये आयोडीन इधर आ चुका है, पहले ब्रोमीन किधर था, इधर। तो ब्रोमीन इस डायरेक्शन में था, तो आयोडीन किधर से आएगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग SN1 रिएक्शन करेंगे। SN1 रिएक्शन क्या होता है, जब 3 डिग्री हैलाइड होगा, अगर सबस्ट्रेट हमारा 3 डिग्री हैलाइड होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है SN1 रिएक्शन का। लिखिए SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN1 रिएक्शन
SN1 रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक हम 3 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं, ये एक 3 डिग्री हैलाइड है, और सपोज इस पे NOH का रिएक्शन होना है हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा? सबसे पहले मेरा हैलाइड कैसा है? 3 डिग्री, क्योंकि ये सोर्स है तो ये कौन होगा? सोर्स कार्बन। और सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ये एक 3 डिग्री हैलाइड है। मेरा अटैकिंग रिएजेंट कौन है? NOH। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? NOH। और मीडियम मेरा कौन है? हीट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड। जब कभी भी मेरा सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड, और किसी भी अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है तो ये हमेशा SN1 प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे हमेशा SN1 प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले इसका थ्योरी लिखते हैं। SN1 रिएक्शन always takes place with 3 डिग्री हैलाइड। ये 3 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत अच्छा SN1 रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि SN1 रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री आते आते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जो रेट है वो इस तरह से है। ये 3 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये 2 डिग्री हैलाइड से 1 डिग्री हैलाइड की ओर आता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। हम कैसे पहचाने कि हमको SN1 रिएक्शन करना है? अगर हमारा सबस्ट्रेट, अगर कभी भी हमारा सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड, तो हमको SN1 प्रोडक्ट बनाना है। 3 डिग्री हैलाइड, यहाँ हमारा जो सोर्स है, इस सोर्स कार्बन से जुड़ा हुआ है और सोर्स कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करता है। अब आइए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक 3 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है जो NOH से रिएक्शन कर रहा है हीट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, और हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमेशा सबसे पहले कौन आता है? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है और ये हमारा मीडियम है। हमेशा आपको बता रहे हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में 2 लोग होता है, एक कार्बन का कंपाउंड जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, हमारा सबस्ट्रेट ये है, और एक और होगा रिएक्टेंट साइड में जो या तो एसिड होगा, बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। इसको क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा प्लस और माइनस में। प्लस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल।
अब स्टेप 2 में हमारा सबस्ट्रेट आएगा। सबस्ट्रेट कौन है? 3 डिग्री हैलाइड। देखिए अब स्टेप 2 में कौन आएगा? सबस्ट्रेट। आपको यहां ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन के अलावे किसी भी और रिएक्शन मैकेनिज्म में, SN1 रिएक्शन के अलावे किसी और रिएक्शन में स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आता है और इन दोनों में से कोई एक अटैक करता है, आइदर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में होता क्या है, जो सबस्ट्रेट है ना, एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है? इधर देखिए, स्टेप 2 में सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के पास एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। देखिए आपको जैसे पहले भी बताया है कि क्लोरीन के पास, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या होता है? बहुत वाइब्रेशन करता रहता है, बहुत छटपटाते रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता रहता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो CH3 है, CH3 हमेशा क्या करता है? कार्बन चेन, पहले भी आपको क्या बताया, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता रहता है। यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसको। ये किसको दिया? इसको। ये भी किसको दिया? इसको। अब सब मिलकर किसको देगा एनर्जी या इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन को। देखो पहले ही से क्लोरीन छटपटा रहा था इस तरह से, और 3 तरफा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आता है और क्लोरीन को कसकर ठेलता है। कहने का मतलब इस क्लोरीन को हटाने के लिए हमको न्यूक्लियोफाइल का जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए आज हुआ, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था इसके पास, पर आज एक सुटेबल कंडीशन इसको मिल रहा है। अगर घर का मेंबर जैसे ये सभी CH3 इस क्लोरीन को अगर हटा रहा है तो उसके जगह कोई आना भी तो चाहिए था। तो हमारे स्टेप 1 में कोई न्यूक्लियोफाइल पहले से तैयार है आने के लिए, तो आज घर का सारा मेंबर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको, क्योंकि देख रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल पहले से खड़ा है, और सब मिलकर सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। तो जो देता है ना उसपे कैसा चार्ज आता है? प्लस, और जो लेता है माइनस। और थोड़ी देर के बाद होगा क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में क्या होता है? थोड़ी देर बाद जैसे ही अपना स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट ये और ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इसको देता है, तो फटाक सा ये बॉन्ड क्या होगा? यहां से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, तो इस तरह से टूटेगा। जो देगा प्योर प्लस और जो लेगा प्योर माइनस चार्ज वहां पे डेवलप होता है। जब कभी भी कोई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ना, तो बॉन्ड टूट जाता है प्लस और माइनस में। जो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस। यहां पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है। देखिए ये एक इंटरमीडिएट है, इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बन पे जो प्लस चार्ज आता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। और ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हमेशा हमको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन के स्टेप 2 में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन होता है? कार्बोकेटायन। ठीक है ना? कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ गया ना, तो ये कार्बोकेटायन है। और ये कार्बोकेटायन कैसा है? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि अभी अभी अपना इलेक्ट्रॉन सारा किसको दे दिया है? क्लोरीन को। तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको 3 तरफा सपोर्ट हो रहा है। CH3 पे इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा, और ये भी। आपको बताया है कि कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन पुश करना नहीं छोड़ता है। जैसे सबसे पहले इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, और ठेल ठाल के इसको बाहर निकाल दिया, तो क्लोरीन बाहर निकल गया। अब इसको कमी हो गया,
तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो CH3 जुड़ा हुआ है ना अब इस प्लस वाले को सपोर्ट नहीं करेगा, लगातार ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको पुश करता रहेगा, कार्बन को जिसपे प्लस चार्ज है। इसलिए यहां का जो प्लस चार्ज है ना वो मजबूत होना शुरू करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करना, किस पे, कार्बोकेटायन पे। यानी यहाँ का जो कार्बोकेटायन है ना बहुत ही अच्छा स्टेबल है। SN1 रिएक्शन में हमको हमेशा एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट कर रहा है ना कि SN1 रिएक्शन में हमेशा हमको स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन क्रिएट करना है। तो इसके बाद अब क्या होता है, यहां तक हमारे स्टेप 2 था। स्टेप 2 में एक स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन मेरा बन चुका है। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 हम यहां पे लिख देते हैं। स्टेप 3 में जो ये मेरा कार्बोकेटायन बना है ना, ये जो मेरा कार्बोकेटायन बना, इसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है मेरा, ये सबस्ट्रेट अब कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसमें हमला कौन करेगा, निगेटिव चार्ज। और इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाता है CH3 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 और OH, ठीक है ना। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमला कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल हमला किया ना, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और किसको हटा कर आया है, स्टेप 2 में कौन हटा है, क्लोरीन हटा है ना। ये जगह प्लस पे यहां पे कौन था, क्लोरीन था ना। तो सबस्ट्रेट के हैलोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। स्टेप 4 में अब क्या होगा, स्टेप 4 में अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, यहां पे एक Na बचा हुआ है और यहां पे एक Cl बचा हुआ है। तो ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl, ठीक है ना। अब SN1 रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस डायरेक्शन से हैलोजन रिप्लेस हुआ है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया है। लास्ट क्लास में देख रहे थे कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन इस साइड से जाता है तो न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आता है। तो सबसे पहले आप यहां तक लिखिए, फिर इस डिस्कशन को आगे रखते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि SN1 जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री हैलाइड के साथ होता है। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड के साथ होता है। इसके स्टेप 2 में जो बड़ी बात है, स्टेप 2 में रिएक्टेंट अकेला पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए कि सबस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर हैलोजन को खुद ही बाहर निकालता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टेप 2 में एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। और इस स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर सबस्ट्रेट हैलोजन को खुद ही क्या करता है, रिप्लेस करता है, हटाता है। और स्टेप 3 में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट बनता है, जो कि स्टेप 2 में ही इंटरमीडिएट बन चुका है, कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन पे हमला कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट में Na और Cl मिलकर NaCl बनाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा तो इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम चूज करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। तो देखिए इधर इस स्टेप में क्या हो रहा है कि 2 आयंस बन रहा है। ये हीट पे डिपेंड करेगा, हम जितना स्ट्रॉन्ग हीट देंगे उतना जल्दी आयंस में टूट जाएगा। इसमें आयंस जुड़ रहा है, 2 आयंस। तो जो भी आयोनिक रिएक्शन होता है ना बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। इसमें भी 2 आयंस जुड़ रहा है। और स्टेप 2 में क्या हो रहा है, कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आया है, कंपाउंड खुद का इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर हैलोजन को बाहर निकाल रहा है। तो ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश किया होगा, ये इसको पुश किया होगा, फाइनली ये इसको बाहर निकाला होगा। तो इसमें टाइम लगा होगा। ऐसे भी जो रिएक्शन जितना ज्यादा आयंस रखता है ना वो बहुत फास्ट होता है, और जिसके पास आयन सबसे कम होगा वो सबसे स्लो रिएक्शन होगा। तो इसमें कितने आयंस बन रहे थे, 2। स्टेप 2 में भी 2, इसमें भी 2,
और इसमें क्या है, या आयंस बना है कैसे, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करके। ये सब पुश कर तो रहा है ना। कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाता है, आपको बार बार बता रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पुश करता है। तो ये धीरे धीरे पुश कर किसको निकाला होगा, क्लोरीन को। और ये वाला स्टेप तो हीट पे डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग हीट दे देंगे आयंस में टूट जाएगा। ये प्लस माइनस के अट्रैक्शन से खुद ही बहुत फास्ट होगा, ये भी प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स लगेगा और बहुत जल्दी प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगा होगा। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप मेरा कौन है, सेकेंड स्टेप जो है ये मेरा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। अब स्लोएस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट का केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सबको समझ में आया। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। SN1 रिएक्शन preferred to perform with 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड अटैक होता है। देखिए SN2 में हम लोग क्या किए थे, बैकवर्ड अटैक किए थे। इसमें हमला न्यूक्लियोफाइल कहां से कर रहा है, सामने से। तो ये जो सामने से अटैक होता है इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड अटैक। SN2 में बैकवर्ड अटैक का कॉन्सेप्ट होता है। आपको एग्जाम में आएगा ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1, तो दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, आप उसी तरह से लिखेगा। SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस with forward attack। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकेटायन होता है। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन is formed as a reaction intermediate। यानी SN1 रिएक्शन वहां होता है जहां कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। SN1 रिएक्शन प्रेफर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो मेरा बना था वो 3 डिग्री था, तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है सबसे स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा ना, वहीं पे हम SN1 रिएक्शन करते हैं। SN1 रिएक्शन में अटैक चूंकि सामने से होता है, तो जिस डायरेक्शन से हैलोजन रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल उसी जगह आता है। आपको बताएं कि रिएक्शन के दरमियान अगर स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो इसको इन्वर्जन कहते हैं, और अगर स्पेस अरेंजमेंट चेंज ना हो तो इसको रिटेंशन कहते हैं। तो SN2 जो रिएक्शन है इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, और SN1 रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रिटेंशन का। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन reactant do not change their space arrangement therefore it is an example of रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर
सबस्ट्रेट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज न करता हो। अगर सबस्ट्रेट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है तो ये रिटेंशन है। SN1 की मुख्य बातें 3 डिग्री हाइलाइट के साथ ये सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। SN1 रिएक्शन में फॉरवर्ड अटैक होता है, स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना अच्छा होगा। लास्ट क्लास में पढ़े कार्बोकेटायन जितना वीक होगा उतना अच्छा SN2 होता है। SN1 रिएक्शन रिटेंशन का एग्जाम्पल है। रिटेंशन का मतलब होता है रिएक्शन के दरमियान स्पेस अरेंजमेंट का चेंज नहीं होना। हैलोजन पीसी डायरेक्शन से जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल पीसी डायरेक्शन से आ रहा है। लास्ट क्लास में हैलोजन इधर से जा रहा था, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हैलोजन इधर से जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है। जो सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट इसका होता है वो देखिए, एक मिनट। हम जब रेट रिएक्शन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू के होता है और सबस्ट्रेट स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट यही पार्टिसिपेट कर रहा था। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है? एक, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 1। आपसे पूछा कि SN1 रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो रेट इक्वल टू के, और ये कौन है? सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल बोथ पार्टिसिपेट करता है और SN1 में सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होता है? 1। लिखिए, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन in slowest step only substrate is participating in the reaction therefore it is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 का पूरा नाम इसलिए क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1। इसलिए SN1 का पूरा नाम क्या होता है? चूंकि हमला करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक substitution of order 1। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग SN1 रिएक्शन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, choose the compound which goes fastest SN1 रिएक्शन। इसमें कौन है जो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कर रहा है? आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अब बताइए इसमें सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कहां होता है? 3 डिग्री हाइलाइट के साथ,
और जैसे जैसे ये 2 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोर्स है, तो ये क्या होगा, सोर्स कार्बन, और सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और एक, दो। तो ये हैलाइड कैसा है, 2 डिग्री। ये हैलाइड कैसा है मेरा, ये इसका सोर्स कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो, तो ये भी 2 डिग्री। इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है, 2 डिग्री हैलाइड। लेकिन इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये, और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, तो ये 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड के साथ SN1 रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कीजिए। अरेंज दी फॉलोइंग halides with fastest SN1 रिएक्शन। आपको अरेंज करना है कि सबसे फास्टेस्ट किसके साथ होगा, उसके बाद किसके साथ होगा, और उसके बाद किसके साथ होगा। इसका एक ऑर्डर बनाकर आप बताइए। इसका आंसर कीजिए, इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 का ऑर्डर क्या होगा। आंसर करना है, पसरे जा रहे हो बाबू बेंच पे ही तुम, आंसर करो, बोलो सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन इसमें से किसके साथ होगा। आपको ध्यान रखना है, देखिए SN1 रिएक्शन के लिए 2 बातें बताएं। SN1 रिएक्शन 2 जगह सबसे अच्छा होता है। पहला 3 डिग्री हैलाइड के साथ, और एक और कंडीशन है, जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा ना, जहां पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, वहां पे SN1 रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम अभी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें। रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 का क्या कहता है कि सबस्ट्रेट हैलोजन को खुद ही रिप्लेस करता है अपने इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर, और एक इंटरमीडिएट बनाता है कार्बोकेटायन, और जहां पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, SN1 रिएक्शन वही होगा। देखिए अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन होना है तो हैलोजन को क्या होगा, रिप्लेस होना होगा। तो ये हटेगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस, ये जब हटेगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस, ये जब हटेगा तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब आप चेक कीजिए कि कार्बोकेटायन कहाँ का सबसे ज्यादा स्टेबल है। जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्शन वही होगा। तो देखो यहां पे जो कार्बोकेटायन है, हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले हाथों हाथ देखते हैं, एक कार्बन से। और कार्बन क्या करता है, पुश करता रहता है। इसके पीछे भी एक कार्बन है, इसके पीछे भी एक कार्बन है। तो हम मेनली हाथों हाथ काउंट करते हैं। ये जो कार्बोकेटायन, अगर किसी कार्बोकेटायन से हाथों हाथ एक कार्बन जुड़ा होता है ना, तो इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, सही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यानी कहने का मतलब इस लुटे हुए आदमी को है ना, हाथों हाथ कितने लोग मदद कर रहा है, एक। ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन इस केस में जो कार्बोकेटायन है, हाथों हाथ इधर एक कार्बन है जो इसको क्या कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा। और दूसरे तरफ रेजोनेंस है, इधर देखो, सोर्स, सिंगल, डबल। आपको रेजोनेंस का कंडीशन बताया है। रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी किसी को देता है उतना तो कोई दे ही नहीं सकता है। रेजोनेंस कहां वर्क करता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिस्टम से कोई सोर्स जुड़ा होना चाहिए। सोर्स या तो प्लस चार्ज होना चाहिए, या तो निगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर, या तो रेडिकल। जैसे मेरा यहाँ पे सोर्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल डबल। तो हम बोलेंगे यहां पे जो कार्बोकेटायन है ये कैसा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है।
और यहां पे क्या है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। कार्बन पुश करता है ना तो बताया है बहुत धीरे पुश करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कर पा रहा है यहां पे देखो जब ये टूटता है तो हाथों हाथ कितने कार्बन मदद कर रहा है, 2, तो इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इस लुटे हुए आदमी को यहां दो तरफा मदद हो रहा है, यहां एक तरफा मदद हो रहा है, और यहां तो इसको रेजोनेंस मिल गया है। तो जितना स्टेबिलिटी कोई रेजोनेंस कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कहां होगा, बी पे, क्योंकि यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कौन, कार्बोकेटाइन। फिर कौन होगा, सी, और सबसे पीछे कौन होगा, ए। चलिए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चूज दी compound which goes fastest SN1 रिएक्शन। आपको चूज करना है इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बताइए, आंसर बताओ। सबसे पहले ये तो आसान है, इस तरह का भी क्वेश्चन कराए थे। ये हैलोजन जो है ये सोर्स कार्बन रखेगा, इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये, और सोर्स कार्बन हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो ये 1 डिग्री हैलाइड है। इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये कार्बन हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, तो ये 2 डिग्री हैलाइड होगा। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन कुछ ज्यादा आता है ना, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये, और ये हाथों हाथ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री हैलाइड है। इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो ये कौन है, 3 डिग्री हैलाइड। कितने लोगों का सही हुआ, आंसर कौन होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें से चूज करना है कि चूज या विच वन गोज फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। इसमें से चूज करना है कि सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा। इसमें से चूज करना है कि सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा। चलिए चूज कीजिए इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब
इसका सबसे अच्छा आंसर कौन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको तोड़िए। ये हटेगा तभी तो SN1 रिएक्शन होगा। ये माइनस तो ये प्लस, इसको हटाना होगा, ये भी माइनस तो यहाँ पे प्लस। जब तक हैलोजन हटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा कैसे? ये हटा तो ये माइनस तो यहाँ पे प्लस। क्योंकि हमको SN1 प्रोडक्ट बनाना है तो जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा मेरा आंसर वही होगा। अब ये वाला मतलब कार्बोकेटायन और बेंजीन रिंग सब में क्या है, कॉमन है। तो जो आंसर प्रभावित हो रहा होगा वो किसके वजह से हो रहा होगा, CH3। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ये भी देगा ये भी देगा। तो ये जो देगा तो सिंगल डबल सिंगल इस रास्ते से पहुंच जाएगा, ये देगा तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरफ से पहुंच जाएगा, ये भी देगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल से पहुंच जाएगा। मतलब कार्बोकेटायन को यहां सभी क्या है, देने वाला है। तो देने वाला है क्या, इलेक्ट्रॉन, तो यहां का कार्बोकेटायन क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। लेकिन यहां पे कौन है, बाप रे, NO2 के बारे में आपको बताया क्या होता है, ये सबसे बड़ा लुटेरा होता है। ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीनने में सबसे ज्यादा माहिर है। ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो कहां से, यहां से, सोर्स सिंगल डबल इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस रास्ते से लेगा, ये भी लेने वाला ही है। तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी यहां कार्बोकेटायन पहले ही से बहुत कमजोर था और 3 NO2 आकर उसको और पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यहां क्लोरीन भी क्या होता है, लेता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, पर नाइट्रो के अगेंस्ट, नाइट्रो के रिस्पेक्टिवली ये बहुत कम लेता है। ये भी सेम उसी तरह इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, सही है। लेकिन इस केस में 2 देने वाला है और 1 लेने वाला है। कहने का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है NO2, इसमें क्लोरीन, इसमें नाइट्रो और इसमें सभी देने वाला है। तो यहां का कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा यहां का कार्बोकेटायन क्या होगा, वीक होगा। उससे ज्यादा वीकनेस कहां आएगा, यहां, क्योंकि इसमें नाइट्रो जितना लेता है ना उतना क्लोरीन वगैरह नहीं लेता, इसमें फिर गिरेगा। और सबसे कम किस में आएगा, ये। तो सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा, A के साथ, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उम्मीद है सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। हम लोग प्रॉब्लम का क्रम और भी जारी रखेंगे, आपको अलग से सेशन करवाएंगे जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा और उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है SN1 रिएक्शन का। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।